महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। दोनों के बीच यूक्रेन, अफगानिस्तान समेत तमाम मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने 186 करोड़ 30 लाख का आंकड़ा किया पार। दिल्ली में कल 325 नए मामले दर्ज। बढ़ते मामलों को लेकर डीडीएमए ने 20 अप्रैल को बुलाई बैठक। एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। जर्मनी को 3-0 से हराकर भारत ने शीर्ष स्थान पर रखा बरकरार। आज दोनों टीमों के बीच होगा दूसरा मुकाबला। गुड फ्राइडे आज गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित। इस दिन ईसा मसीह को किया जाता है याद। प्रधानमंत्री ने भी ईसा मसीह के साहस और बलिदान को किया नमन। आज मनाया जा रहा है बांग्ला नववर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया में बसे बांग्ला भाषियों को दी बधाई। बांग्लादेश में भी पोइला बैसाख की धूम। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइन, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। इस अस्पताल का निर्माण श्री कच्छी लेवा पटेल समाज भुज द्वारा किया गया है। यह पूरे कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। यह कुल मिलाकर 200 बेड वाला अस्पताल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती हैं, ये सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित करती हैं। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीबों को मुक्ति तो मिलती ही है, तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती, ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती हैं, प्रतिष्ठित करती हैं। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बाहर निकलने के लिए परिश्रम करता है। बीते सालों में हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं, उनकी प्रेरणा यही सोच है। बीते सालों में हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाएं लागू की गई, उनकी प्रेरणा यही सोच है। आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जैसे अभियान इलाज को सबके लिए सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेगी।
आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से आधुनिक और क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिला और ब्लॉक लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। देश में आज दर्जनों एम्स के साथ साथ अनेकों सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण भी किया जा रहा है। और बात इस वक्त की ताजा खबर की। आज हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल में जितनी संभावनाएं हैं उनको पूरी तरह से सामने लाने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कालखंड में हमें हिमाचल को पर्यटन, उच्च शिक्षा, रिसर्च, आईटी टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्रों में और तेजी से आगे ले जाना है। हिमाचल में जितनी संभावनाएं हैं उनको पूरी तरह से सामने आने वाले और सामने लाने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। आने वाले 25 वर्ष में हिमाचल की स्थापना और देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये हमारे लिए नए संकल्पों का अमृत काल है। इस कालखंड में हमें हिमाचल को टूरिज्म, उच्च शिक्षा, रिसर्च, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और नेचुरल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में और तेजी से आगे ले जाना है। तो हिमाचल प्रदेश कैसे उसका बेहतर आज हो रहा है और कैसे वो सुनहरे कल की तस्वीर रच रहा है, कुछ झलकियां देखते हैं, कुछ ग्राफिक्स के जरिए, कुछ आंकड़ों के जरिए। तो ये आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो जीवन प्रत्याशा है वो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है और साथ में जो उसका शैक्षिक स्तर है वो भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है इस वक्त। यहाँ तक कि प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। ये तमाम आंकड़े बताते हैं यानी बेहतर आज हो रहा है और सुनहरे कल की तस्वीर भी बनाई जा रही है। इसके अलावा हम देखें कि 810 करोड़ रुपए की मेडिकल डिवाइस पार्क है, वहां निवेश के लिए राज्य सरकार ने समझौते किए हैं, यानी मेडिकल क्षेत्र में बेहतर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और साल 2022 में पूरे एशिया में दवाइयों के उत्पादन में एक बड़े हब के रूप में हिमाचल प्रदेश उभरा है। और यही नहीं, नल से जल की बात करें तो करीब 8.5 लाख घरों तक जल जीवन मिशन के तहत पीने का पानी, साफ पानी पहुंचा है। 2019 में नल से घरों तक 44% घरों तक ये पहुंचता था, जबकि आज ये 93% तक हो गया है। वहीं सारे घरों में एलपीजी कवरेज हो गया है, यानी एलपीजी गैस की सुविधा है। इसका मतलब ये देश का पहला धुआं रहित राज्य बन गया है। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में भी पिछले 3 सालों से शीर्ष स्तर पर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश। और हम जानते हैं कि अटल सुरंग की भी प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2021 में 11,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजना की भी नींव रखी है। और यही नहीं, 475 किलोमीटर लंबी बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। और इसके अलावा शिमला और धर्मशाला भी जल्दी ही स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। तो ये तमाम आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे हिमाचल प्रदेश तरक्की की राह पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज विशेष ट्रेन से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति ने श्री रामलला के नवनिर्मित मंदिर स्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही अयोध्या के अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। उपराष्ट्रपति सरयू के किनारे जाकर मां सरयू का आचमन और पूजन भी करेंगे। अयोध्या में पूजन और दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से
व्यापक चर्चा की है और यूक्रेन संघर्ष के दुनिया पर असर के साथ ही अफगानिस्तान और म्यांमार में स्थिति पर भी विचार साझा किए। एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूक्रेन संकट के विश्व, खास तौर से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर असर, उस पर विचार विमर्श साझा किए गए, विचार किया गया। विकासशील देशों के लिए इसके असर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण समकालीन चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भारत के साथ काम करने में उनकी रुचि की सराहना करता हूं। और देश में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर 16 अप्रैल को 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा शुरू की जाएगी। और ई संजीवनी एक रोगी से डॉक्टर के बीच टेली मेडिसिन सेवा है जो लोगों को अपने घरों में ही रहकर आउट पेशेंट सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। देश के सभी हिस्सों के नागरिकों ने ई संजीवनी ओपीडी को तेजी से और व्यापक रूप से अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को ये सेंटर सिद्ध कर रहे हैं। और वहीं कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 186 करोड़ 30 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकरण अभियान में पिछले 24 घंटों के दौरान 6 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 949 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 810 लोगों ने कोरोना महामारी को मात भी दी। देश में अभी कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 11,191 है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.26% दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर अब 0.25% पर आ गई है। मिड प्राइम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और अब वक्त है अर्थ जगत की खबरों का। और व्यापार प्राइम के साथ हमारे सहयोगी अजय अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अब आपके पास। प्रकाश, धन्यवाद। और शुरुआत करेंगे अच्छी खबर से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आज मिस्र, जो कि यूक्रेन और रूस से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, उसने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय किसान दुनिया का पेट भर रहे हैं। दुनिया में स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में मोदी सरकार कदम बढ़ा रही है। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे अन्न भंडार भरे रहे और हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है। दोनों ही देश गेहूं के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं। इसलिए जैसा कि दुनिया स्थिर खाद्य आपूर्ति के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में है, मोदी सरकार अपनी तरफ से दुनिया के सामने ये प्रस्ताव रख रही है। अफ्रीकी देश मिस्र भारत से 10 लाख टन गेहूं आयात करना चाहता है और उसे अप्रैल में करीब 2,40,000 टन गेहूं की जरूरत होगी।
यही वजह है कि मिस्र के कृषि मंत्री ने गेहूं के आयात के लिए भारत को एक नए स्रोत के रूप में अपनाने की घोषणा की है। मिस्र सरकार का उद्देश्य किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतिक वस्तुओं के आयात स्रोतों में विविधता लाना है, जो कि रूसी यूक्रेनी संकट और जलवायु परिवर्तन और सूखे के संकट से उत्पन्न प्रभावों सहित खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 2020-21 में भारतीय गेहूं का आयात करने वाले शीर्ष 10 देश बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया थे। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात है। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडार मौजूद है जो देश की जरूरतों को ही नहीं, दुनिया के कई देशों की खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा कर सकता है। पीयूष गोयल ने कहा कि देश से खाद्यान्न निर्यात काफी बढ़ा है। आज से 2 वर्ष पहले भारत से केवल 2 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ था। उसके अगले वर्ष सीधा बढ़ के 20 लाख टन हुआ और पिछले वर्ष जो मार्च खत्म हुआ है, जिसमें हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है, 30 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात भारत से हुआ है और गेहूं का निर्यात जो 20 लाख टन था वो बढ़ के 70 लाख टन से ज्यादा हो गया लास्ट ईयर। इस साल हमारा अनुमान है कि 100 लाख टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात होगा। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। हमारे अन्नदाता ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया है और उन्होंने भारत को नहीं पूरे विश्व को भी संभाल सके ऐसा उत्पादन किया है। और ये समझने वाली बात है कि आपको याद होगा कि पीयूष गोयल अभी कुछ दिनों पहले दुबई एक्सपो में थे और वहां पर मिस्र के नेताओं ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की थी। मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर मिस्र को भारत आना पड़ा यहाँ पर समझौता करने के लिए। इस व्हीट एक्सपोर्ट को मंजूरी अब मिल चुकी है। लेकिन आपको बताएं कि समझना बहुत ज़रूरी है कि इतने मुश्किल वक्त में जब दुनिया का ट्रेड लगातार श्रिंक हो रहा है, यूक्रेन और रूस के संकट की वजह से अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में है, वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में है, एक्सपोर्ट्स बेहतर क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि नया एक अप्रोच सरकार ने दिखाया जिसको आप बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। नीचे से शुरुआत करके ऊपर की तरफ जाने का जो अप्रोच है वो सरकार का एक नया अप्रोच है। और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एक्सपोर्ट्स पे हुआ क्या है। भारत का निर्यात इस वक्त सर्वोच्च स्तर पर है। वस्तुओं का जो निर्यात है वो 419 अरब डॉलर को पार कर गया है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ये केवल वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं। सर्विसेज की बात करें तो 250 अरब डॉलर, ये भी रिकॉर्ड हाई इसी साल भारत ने बनाया है। तो 420 अरब अगर आप उसको मान लें और 250, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है 650 अरब डॉलर के आसपास पहुंचता है। जो अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, गेहूं, चावल और चीनी का निर्यात बढ़ा है। चीनी का निर्यात 34,503 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचा है। बीते 5 सालों में चीनी का निर्यात 12 गुना बढ़ा है। 17-18 में 6.2 लाख टन हुआ करता था, 21-22 में बढ़कर के 75 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया। गेहूं का निर्यात 1 साल में 2.5 गुना बढ़ा, 2.5 गुना से ज्यादा, जबकि 15,890 करोड़ रुपए का गेहूं निर्यात के साथ 5 साल में ये 25 गुना की बढ़ोतरी है। चावल पहले से निर्यात हम बेहतर कर रहे थे। 2021-22 में 9.35% की बढ़ोतरी, बेस इफेक्ट भी यहां पर स्पष्ट दिख रहा है। 9.6 बिलियन डॉलर का निर्यात जो है वो चावल के रूप में करते। तो चावल के लिए भारत अपनी एक पहचान पूरी दुनिया में बना चुका है और अब बारी है गेहूं की। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करते कहा था कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति दे तो भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकता है। इसके कथन का सीधा अर्थ यह है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भंडार मौजूद है। देश में खाद्यान्न प्रचुरता की 2 हितकारी बातें दिखाई दे रही हैं। पहली, कि सरकार के मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम की वजह से सिर्फ कोविड महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन की मार से गरीबों को बचाया जा सका। और इस वक्त दुनिया की तुलना में देश में महंगाई भी कम है, खाद्य महंगाई की बात करें। दूसरी, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने वैश्विक खाद्यान्न जरूरतों की पूर्ति के मद्देनजर गेहूं निर्यात का अभूतपूर्व मौका अपने हाथों में लिया है। उल्लेखनीय है कि देश में गेहूं सहित खाद्यान्नों के रिकॉर्ड उत्पादन का परिदृश्य दिखाई दे रहा है और आम आदमी और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सहारा बन गया है। खाद्य मंत्रालय के खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2021-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 31.60 करोड़ टन पर पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल जो क्रॉप ईयर था उसमें 31.07 करोड़ टन रहा था। इस साल गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.13 करोड़ टन रहने का अनुमान है। पिछले साल ये 10.95 के स्तर पर था। वित्त वर्ष 2021-22 में चावल का उत्पादन 12.79 करोड़ टन रिकॉर्ड अनुमानित है। साथ ही अच्छी बात यह है कि तिलहन उत्पादन भी
3.71 करोड़ टन रह सकता है, पिछले साल के 3.59 करोड़ टन से ज्यादा है। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक किसानों को दी जा रही पीएम सम्मान निधि विभिन्न कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और किसानों के परिश्रम से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष प्रतिवर्ष रिकॉर्ड ऊंचाई बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम गरीब वर्ग को सहारा देते हुए दिख रहा है। हाल ही में IMF ने कहा है कि सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की वजह से मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम ने लॉकडाउन के प्रभावों की जो मार है गरीबों पर, उसको कम करने में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद मोदी सरकार ने अप्रैल 2020 में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत लाभार्थी को सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। अप्रैल 2020 से इस साल मार्च तक सरकार इस पर 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इस साल अप्रैल से सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने से सरकार पर 80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। इस तरह से खाद्य सुरक्षा से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना पर सरकार इस साल सितंबर तक 3.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। खास बात यह है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने से इस योजना का लाभ ले सकता है। यदि कोरोना काल में सरकार ऐसे सफल अभियान नहीं होते तो देश में बहुआयामी गरीबी और भी बढ़ी हुई दिखाई देती। कोविड-19 के आपदाओं के बीच भारत ने वैश्विक स्तर पर भी जरूरतमंद देशों को खाद्यान्न की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाई है। इसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका प्रमुख हैं। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते कई जरूरतमंद देशों से भारत के गेहूं सहित दूसरे खाद्यान्नों की मांग बढ़ी है। रूस और यूक्रेन मिलकर के वैश्विक गेहूं आपूर्ति के करीब 1/4 हिस्से का निर्यात करते हैं, लेकिन युद्ध के चलते इन देशों से गेहूं की वैश्विक आपूर्ति रुक गई है। ऐसे में 24 फरवरी के बाद भारत से व्हीट एक्सपोर्ट में इजाफा देखा गया। स्थिति यह भी है कि अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश अपनी जरूरत के लिए भारत से गेहूं की मांग करने में लगे हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन की अनुपस्थिति में भरपाई भारत काफी हद तक कर रहा है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास बड़ी मात्रा में गेहूं के भंडार हैं। आसान उपलब्धता के अलावा भारत को इन देशों की गेहूं की आपूर्ति करने का भौगोलिक लाभ भी हासिल है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित लगातार जो ये प्रदेश हैं निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें घरेलू बाजार से काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में निर्यातक किसानों से MSP की तुलना में ऊंचे दाम पर गेहूं खरीद रहे हैं। सरकार MSP पे खरीद करती है। चूंकि घरेलू गेहूं उत्पादन में भी कोई कमी नहीं आने की संभावना है, ऐसी स्थिति में गेहूं और धान को लाभप्रद वाणिज्यिक फसल बना दिया है, जिस पर उत्पादकों को तयशुदा अच्छी कीमत मिल रही है। कोई छोटी बात नहीं, ये भारत से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 75 लाख टन से ज़्यादा गेहूं का निर्यात और वित्तीय वर्ष 2022-23 में दोगुने से भी अधिक रिकॉर्ड के स्तर को छू सकता है। यूक्रेन संकट के बीच देश में खाद्यान्न प्रचुरता के कारण PMGKY के तहत इस साल अप्रैल से सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन से उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये कि ये जो खाद्यान्न उत्पादन है और निर्यात, उसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? कैसे हम गेहूं, चावल के अलावा दूसरे खाद्यान्न में अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और हमने देखा कि सरकारी खरीद जो हुई है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। तो ऐसे में जो बफर स्टॉक है जो न्यूनतम बफर स्टॉक रखना होता है उसका 3 गुना इस वक्त है। बावजूद इसके हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 25 महीने से हम देख रहे हैं जो अतिरिक्त अनाज 5 किलो मुफ्त दिया गया। ये दर्शाता है कि भारत की जो खाद्यान्न की स्थिति है वो बहुत अच्छे स्थिति में है और हम दुनिया के तमाम देशों की ज़रूरतें गेहूं और चावल के मामले में पूरा कर सकते हैं और जिसमें नियमों में ढील की बात कही जा रही है, जिससे हम ज़्यादा आपूर्ति कर पाएंगे, ज़्यादा निर्यात कर पाएंगे। यहाँ एक अवसर पैदा होता है। पहला अवसर वो जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं कि हमें बदलती हुई इस वक्त दुनिया के हालात में एक तरह से देखें जो अपनी भूमिका है उसका और विस्तार करना है, उसे निभाना है। हम जानते हैं कि हम ज़रूरतमंद देशों को खाद्यान्न मुहैया करा रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिन देशों से अनुमति मिल रही है उसे हम निर्यात भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब जब हम देख रहे हैं कि गेहूं और चावल ये इतनी रिकॉर्ड स्तर पर भारत में हो रहा है और हम अपनी सरकारी खरीद को भी नित्य नया रिकॉर्ड बनाते हुए देख रहे हैं, तो ऐसे में जो हम आयात करते हैं जैसे दलहन और तिलहन का,
उस आयात को हम कैसे कम कर सकते हैं, उस रणनीति पर बहुत हम जानते हैं कि बहुत समय से काम हो रहा है और दलहन क्रांति और तिलहन क्रांति की तरफ भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो दलहन के इलाके हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, खाद्य तेलों का आयात न करना पड़े, क्योंकि अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर पाएंगे, यानी हम अगर भविष्य में चूंकि गेहूं और चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो ऐसे में कुछ रकबा अगर हम दलहन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तिलहन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम अपने आने वाले वर्षों में ये देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव दिखेगा कि हमें खाद्य तेलों के मामले में भी आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। और ये एक रास्ता दिखा है, जब इस तरह का रिकॉर्ड उत्पादन और हमारे पास जो है भंडार मौजूद है, इतनी बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त अनाज देने के बावजूद, तो निश्चित तौर पर अब एक रास्ता ये दिखता है कि हम तेजी से इस पर काम करें और सरकार काम भी। शैलेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारा अगला सवाल आपसे इस बात को लेकर के होगा कि निर्यात एक अहम भूमिका निभा सकता है किसानों की आमदनी को बढ़ाने में, और जिस तरह से हमने देखा कि 3 कृषि कानून जो केंद्र ने प्रस्तावित किए थे उसको वापस लेना पड़ा, कहीं ना कहीं एक धक्का जरूर है, क्योंकि अगर आप उनको अलाउ करते हैं किसी प्राइवेट प्लेयर को, तो एक्सपोर्ट्स में आपको आय बढ़ाने में मदद करते। मेरे साथ डॉक्टर MJ खान साहब जुड़ रहे हैं, ICFA इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के। बहुत धन्यवाद खान साहब वक्त निकालने के लिए। ये जो आंकड़े इस वक्त आए हैं खान साहब, वो क्या दिखाते हैं? भारत की रणनीति किस तरह से बदली है? बार बार पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं हमने टॉप जो बॉटम टॉप अप्रोच दिखाया है, उसने जमीन पर रिजल्ट दिखाया। खान साहब, नमस्कार खान साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, आप इसके बैकग्राउंड में जाइए। मोदी 2 में जो पहला स्टेटमेंट था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जो पब्लिक स्टेटमेंट था, वो ये था कि हमको एग्री एक्सपोर्ट 2022 तक $30 बिलियन से 50 ले जाना है और 50 से 2025 तक $100 बिलियन ले जाना है। तो पूरे देश का एक तरीके से ओरिएंटेशन कृषि निर्यात को बढ़ाने पर लग गया। एज ए रिजल्ट 2021 में हम लोगों ने कुछ 17% की ग्रोथ किया कोरोना पीरियड में, और 2021-22 में हम लोगों ने किया है 20% की वृद्धि, तो $50 बिलियन भी क्रॉस कर गया, 51। इस दौरान रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से हमको सबसे ज्यादा जो है व्हीट एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी मिला है। लेकिन व्हीट एक्सपोर्ट निर्यात अकेला ऐसा नहीं है जिसमें भारत ने नए मानक स्थापित किए हैं, बल्कि शुगर में $4.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, स्पाइसेस में $4 बिलियन के ऊपर, कॉफी $1 बिलियन के ऊपर, एक्वाकल्चर $8 बिलियन, राइस $10 बिलियन पहुंच गया। पूरी दुनिया का 50% राइस जो है, चावल का निर्यातक भारत बन गया है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ युद्ध की वजह से अवसर मिले हैं ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा देश, सारे राज्य अब एक लाइन पर आ गए हैं कि निर्यात को बढ़ाना है। और अभी जो है कि अफ्रीका में जिसकी रिक्वायरमेंट, हम लोग व्हीट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, बांग्लादेश को 3 या 4 मिलियन टन का रिक्वायरमेंट रहती है उनकी, या आसपास के देशों में करते, थोड़ा खाड़ी देशों में जाता था। लेकिन सबसे बड़ा आयातक इस टाइम पे अफ्रीका है, जो इस युद्ध के चलते प्रभावित हो रहा है, जहां भारत को निर्यात करना आसान है। और उसकी वजह से आज जब संबंध बन जाएंगे निर्यातक और आयातक के बीच में, तो और प्रोडक्ट भी जाएंगे और कल को युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन भारत से जो निर्यात है वो बढ़ता ही जाएगा। डॉक्टर खान, ये समझाएं कि WTO की बात आ रही है, देशों के बीच में समझौते के तहत निर्यात हो सकते हैं, लेकिन जब WTO की भूमिका आएगी तब किस तरह की परिस्थितियां हो सकती है, किस तरह की तकनीकी समस्या हो सकती है, और कैसे उसको इस वक्त देखा जा सकता है, समझा जा सकता है? देखिए, WTO जो है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पे क्वेश्चन उठा सकता है। अगर एक्सपोर्ट FCI कर रहा हो तो सवाल लगाया जा सकता है, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट हायर है और एक्सपोर्ट प्राइस कम है तब। लेकिन अगर प्राइवेट पार्टी कर रही है तो उस पर WTO पिक्चर में नहीं आता है। दूसरा, अगर भारत सरकार WTO के प्रोविजंस के तहत जो इंसेंटिव अलाउड है उससे हट के अगर एक्सपोर्टर्स को कोई एक इंसेंटिव देता है, सब्सिडी देता है, तब उसका सवाल आता है। आज दोनों चीजें नहीं हो रही हैं, इसका मतलब भारत का निर्यात जो है आबाद तरीके से, निर्बाध तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको लगता है कि और भी दूसरे क्षेत्र होंगे, गेहूं चावल के अलावा दूसरे भी क्षेत्रों में भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, इसका दायरा आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है? मैं उसी पर आ रहा हूं कि कल को दालों का निर्यात होगा भारत से बड़े पैमाने पर। क्यों होगा? क्योंकि अब तक हम लोग दालों का आयातक थे और अब रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है पिछले 3-4 सालों में, बहुत बड़ा मार्केट है उसका।
स्पाइसेस का, मसालों का और बढ़ेगा। शुगर का हम लोगों ने रिकॉर्ड अचीवमेंट किया है, वो और बढ़ेगा। चावल में 50% पहुंच गए, इससे आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन तमाम कॉटन में हम लोग बढ़ेंगे। तो एक तरीके से एक जिसको बोलते हैं कि एक विंडो खुल गई है इस युद्ध के चलते नए देशों से संबंध बनाने के। एज ए निर्यातक भारत का एक बार संबंध बन गए, कुछ तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको ऑनर करना होता है, चाहे युद्ध हो या ना हो। दूसरा, भारत की जो क्वालिटी है तमाम सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे लगता है कुछ तकनीकी आपके पास दिक्कतें आ आते हैं, रही लेकिन हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम बात कर रहे थे जो फार्मर्स का इनकम है, किसानों की आमदनी, जिसको लेकर के सरकार भी लगातार कोशिश करेगी उसमें इजाफा हो। ये जो निर्यात की तरफ जो फोकस बढ़ रहा है, खाद्य निर्यात की तरफ, दूसरे पक्ष पर हम थोड़ा बाद में जाएंगे, किसानों की आमदनी पर इसका क्या सकारात्मक असर आप देख रहे हैं शैलेंद्र? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की ये रणनीति है कि इनपुट कॉस्ट कम हो, और हम वो होता हुआ देख रहे हैं जब सिंचाई की सुविधाएं बेहतर हुई हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स को सीधे मदद दी गई है। दूसरा, जो निर्यात जब बढ़ता है तो उसका फ़र्क ये पड़ता है कि बाज़ार में खरीद के लिए एक तरह से देखें, सरकारी खरीद तो होती ही है अनाज की, खासतौर पर गेहूं और चावल की, लेकिन हम देखेंगे कि प्राइवेट प्लेयर्स खूब आते हैं। आज ही एक आंकड़ा आया है, पंजाब में जो मंडियों से प्राइवेट प्लेयर्स की जो खरीद है वो एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। और ये आप कह सकते हैं कि दरअसल जब निर्यात बढ़ेगा, अवसर होंगे, तब किसानों के पास विकल्प भी ज़्यादा होंगे, और ये किसान के जेहन में होगा कि वो उत्पाद जो उगा रहा है, जो कृषि उपज, उसको बेहतर कीमत मिलेगी। तो ये इस तरह से एक प्रभाव पड़ता है सकारात्मक पूरे मार्केट पर, और किसानों को भी ये लगता है कि उनकी जब कृषि उपज की बेहतर कीमत मिलने वाली है तो किसान भी प्रोत्साहित होता है। तो हम ये होता हुआ आप देख रहे हैं। जब भी एक तरह से देखें, इस बार पिछले 2 वर्षों से आप देखें कि गेहूं का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, तो उसकी कीमतों पर आप देखें कि प्राइवेट जो प्लेयर्स जिन्होंने खरीदा उसमें रिकॉर्ड पंजाब बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में दिखाता है कि किसानों के पास ज़्यादा विकल्प होंगे, उनको अपने उपज की बेहतर कीमत मिलेगी, तो उनकी आय में भी इजाफा होगा। और निश्चित तौर पर जब किसी भी उपज का निर्यात बढ़ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राइस बढ़िया मिलता है, तो उस कृषि किसानों को उसका फायदा भी होता है। तो भविष्य में हम ये होता हुआ देखेंगे, और इसकी जो प्रक्रिया है, जो रफ्तार है, उसको और तेज होता हुआ देखेंगे तमाम कृषि उत्पादों के मामले में। न केवल गेहूं, बल्कि अगर हम धान की बात करें या फिर जो अन्य फसलें हैं या अन्य उपज हैं जो हम देखें जिनमें निर्यात नया रिकॉर्ड बनाता हुआ दिख रहा है। शैलेंद्र, पूरी दुनिया में अगर हम देखें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, तो वो देश ज़्यादा पैसे बना रहे हैं जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं। हम अभी गेहूँ भेज रहे हैं, चावल भेज रहे हैं, चीनी भेज रहे हैं, रॉ प्रोडक्ट्स हैं। और एक तो क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि चीनी पैदा करने में, चावल पैदा करने में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, तो हम इन अन्न के साथ एक तरह से वाटर का भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे ज़मीनों की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्या हम वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे? ये एक पहला स्टेज माना जाए कि अब हम फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान देंगे, और जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं EU में या फिर US में या फिर दूसरे कंट्रीज़ में, उनको क्रॉस करने के बाद हम एक वैल्यू एडेड एग्री प्रोडक्ट के निर्यातक के तौर पर दुनिया को एक सोल्यूशन दे सकते हैं? अजय, देखिए, 3 बातें हम जानते हैं कि गेहूं और चावल के मामले में, धान के मामले में दरअसल हमारे यहाँ एक PDS सिस्टम के तहत सरकारी खरीद फिक्स होती है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हम देखें परंपरागत तौर पर गेहूं और धान खूब बोया जाता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है गेहूं में, पश्चिम बंगाल धान में नंबर 1 है, और उनकी सरकारी खरीद सुनिश्चित होती है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा रकबा है जहां पर गेहूं, धान या इस तरह के अनाज होते हैं। दूसरी बात, जब हम उनका ज़्यादा उत्पादन देखते हैं तो निर्यात भी उसमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये सही बात है कि अगर आप देखें कि बाकी जो कृषि उत्पाद हैं उनका कैसे निर्यात बढ़े, चूँकि वहाँ पर देखें किसानों की ज़्यादा आय बढ़ाई जा सकती है, और हम ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं। इसकी एक शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए कि स्पाइसेज अगर देखें, पहले से ही भारत की जो स्पाइसेज हैं उनको काफ़ी पसंद किया जाता है दुनिया भर में, उसका निर्यात बढ़ा है। चीनी का निर्यात बढ़ रहा है, हालांकि चीनी की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। इस तरह के हम कई ऐसे प्रोडक्ट, कई ऐसे कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ता हुआ देख रहे हैं जिनके लिए एक बड़ा बाजार है। खासतौर पर ऑर्गेनिक
एग्रीकल्चर उत्पाद की देखें आप, बहुत सारी कंपनियां आई हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान इस तरफ आकर्षित हुए हैं। उत्तर पूर्व के राज्य देखें, वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उन उत्पादों की मांग न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया भर में बढ़ रही है, जिसकी कीमत भी बढ़िया मिलती है। तो हम ऐसा होता हुआ, भले ही अभी बहुत बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत होता हुआ देख रहे हैं। और यही वजह है कि गेहूं चावल से इतर आप देखें कि कई कृषि उत्पादों का जो निर्यात है वो अब भारत से बढ़ रहा है। हल्दी का आप निर्यात देखें वो बढ़ रहा है। अगर आप बाकी अदरक की बात करें तो अदरक का भी अगर आंकड़ा इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मैंने बातचीत की कि भारतीय अदरक, जो ऑर्गेनिक अदरक है, उसकी बहुत डिमांड है दुनिया के कई देशों में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे उत्पादों की, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है जिसमें किसानों को ज्यादा पैसा मिलता है। और किसानों को शामिल करके एक तरह से उनसे बातचीत करके पहले से ही इस तरह के उत्पाद हम देख रहे हैं कि खेती बाड़ी उसकी हो रही है। शैलेंद्र, हमने देखा कि कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों की तरफ केंद्र सरकार आगे बढ़ी, लेकिन कुछ विरोधों की वजह से कदम वापस लेने पड़े। लेकिन क्या आप इसे इंडियन एग्रीकल्चर का एक संक्रमण काल कह सकते हैं? आगे जाते हुए क्या हम ये देख सकते हैं कि हम एक बड़े ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ एज एन एक्सपोर्टर आगे बढ़ेंगे? मैन्युफैक्चरिंग और जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, प्राइमरी जो सेक्टर है, वो एक्सपोर्ट्स में बेहतर भूमिका निभाएगा? ये देखिए, वो नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर जो बहस है, अब उस पर बहुत ना जाएं। दरअसल एक बात हमें बहुत ज़रूरत है और वो होता हुआ हम थोड़ा अब देख रहे हैं। अगर आगे वैसा हुआ